भारत एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है और मैं इससे कनेक्शन पाकिस्तान तक ला के आपको दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान पूरी तरह से लेट चुका है भारत के सामने। भारत की दुनिया के सामने अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिशें। भारत ने मुदाखलत का इल्जाम लगाकर सीनियर कैनेडियन सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम के बयान पर भारतीय वजारत खारजा के ने रद्द अमल में कहा है कि कनाडा के इल्जामात मुज़हिर हैं। भारत का कैनेडियन सफारतकार को निकालने का फैसला दुरुस्त है। हरदीप सिंह कत्ल मामले पर कनाडा ने भारत के सीनियर सिफारतकार को मुल्क से बेदखल कर दिया। कैनेडियन वजीर खारजा ने बताया कि पवन कुमार नामी सिफारतकार कनाडा में रॉ का सरबरा था। मोदी जिससे मुताल्लिक हम तो कोशिश कर ही रहे थे। हमारे खित्ते में आप देखें चाइना को भी मुश्किलात में डाला हुआ है इंडिया ने और उनके साथ कॉन्फ्रंटेशन कर रहा है। खित्ते के लिए कोई अमन के लिए उसके कोई इकदाम नहीं है पाकिस्तान। और वो क्या है, भारत ने पाकिस्तान को ये फुल टॉस दी है, लेकिन पाकिस्तान की साइड से आपको कोई भी इस फुल टॉस पे ग्राउंड से बाहर छक्का मारते हुए नजर नहीं आ रहा। बारह कुछ, लेकिन अब जब यहां इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस मामले को टेकअप कर लिया है और कनाडा इसमें बाकायदा तौर पर रॉ के इंटेलिजेंस चीफ को निकाल दिया गया है, तो ये तो इससे ज्यादा और शवाहिद क्या हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ। देखिए, ये बिल्कुल जैसे एक तो इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमेशा इग्नोर किया ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को और जो ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन जो मीडिया को सप्रेस किया जाता है, और एक जो नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी का भारत लेके आना चाहते थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज नजर आती है आइंदा आने वाले दिनों में वो ये है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मैं सिखों को इंडिया के अंदर डिसएडवांटेज पोजीशन में डालूं। देखिए, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि करतारपुर कॉरिडोर भी ना चले और मैं उनको डिसएडवांटेज पोजीशन में डालूं ताकि वो पीछे रह जाएं। जिस तरह एक लफ्ज इंडिया में बोला जाता है पसमानदा मुसलमान, इसी तरह वो चाहते हैं कि सिख भी पसमानदा हो, क्योंकि सिख ज्यादातर जाते थे इंडिया कनाडा में, वहां जॉब्स करते थे, पढ़ते थे यूनिवर्सिटियों में। आपको पता है कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सिख हैं। उनकी जो मेजर पार्टी जगमीत सिंह जो कि 20% की सपोर्टर कोलिशन पार्टनर है ट्रूडो की, वो भी सिख हैं। इसी तरह सो वो जैसे अभी बाकी सिख और मुल्कों में भी है, अजय बंगा है वर्ल्ड बैंक में, तो वो चाहते हैं कि सिखों को साइडलाइन किया जाए जिस तरह मुसलमानों को साइडलाइन किया जाए। इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। सो वो चाहते हैं कि एक हिंदू हार्टलैंड बनाओ, इसलिए वो सिखों को दबा रहे थे और इसके लिए उन्होंने कनाडा को एज ए वीक लिंक ढूंढा है। वो समझते हैं कि कनाडा इतना मजबूत नहीं है जितना इंग्लैंड मजबूत है, जितना अमेरिका मजबूत है, तो हम कनाडा पे प्रेशर डाल सकते हैं। और यही वजह कि पिछले कुछ अरसे से, और अगर आपको याद हो ट्रूडो साहब जब G20 के लिए आए थे, ट्रूडो साहब जब G20 के लिए आए थे इधर इंडिया में, तो उनकी बड़ी ट्रोलिंग की गई। उनका जहाज खराब हो गया तो मीडिया ने प्रॉपर उनका मजाक उड़ाया कि देखें जी ये डेवलप्ड वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये डेलिबरेटली इंडिया, ये जो आप कनाडा में देख रहे हैं, इसका ताना बाना इंडिया के अंदर है, इसका ताना बाना पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, इसका ताना बाना नॉर्थ इंडिया में है जहां पे, और अगर आपको याद हो कि जो फार्मर्स थे सिख इंडिया के अंदर, उन्होंने बड़ी तहरीक चलाई थी बिकॉज वो चाहते थे कि मैं जो सिख किसान हैं लार्जली मैं उनको कमजोर करूं। सो ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है पिछले 10 सालों में इंडिया के अंदर। एंटी मुस्लिम फसादात तो होते ही रहे, लेकिन सिखों ने नॉर्मली नरेंद्र मोदी को कमजोर पोजीशन में रखा। अगर आपको याद हो जो किसानों के जो खिलाफ इन्होंने कानून बनाए थे तो उनको रिपील करने पड़े थे। बहुत अरसे से विक्टिमाइज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक यही सवाल कि काबिल एतमाद ताल्लुक उन्होंने कहा है, यानी ये तो एविडेंस ऐसे है कि जिसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। देखिए, बात यह है कि इस मसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए या ना जाए, लेकिन इंडियन हुकूमत को हर जगह पे इसको डिफेंड करना पड़ेगा। अब जब वो जाएंगे पेरिस में, जब वो जाए, देखिए कनाडा बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और G7, अगर आप G7 के मुल्कों से पूछें कि अगर कनाडा ये बात कह रहा है तो वो हवा में बात नहीं कर रहा, इट मीन्स कि ऐसे हुआ है। आप अगर अमेरिकन से पूछेंगे, फ्रेंच से पूछेंगे, ब्रिटिश से पूछेंगे, वो कहेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और ये जो कैनेडियंस कह रहे हैं ये सच है, वो ऐसे बात को इंडियन पार्लियामेंट में ला नहीं कह सकते। ये इंडियन पार्लियामेंट, जब आप पार्लियामेंट में पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं
और आपका ऑपोजिशन लीडर भी आपके साथ खड़ा होता है, तो इट मींस इट हैज ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। और ये सारे के सारे जो G7 के कंट्रीज हैं, ये उनको पूछेंगे। ये कनाडा को कमजोर समझते था इंडिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि कनाडा ने जिस तरह रिबटल किया और जिस तरह ने उसने इसको इंटरनेशनल स्टेज पे लेके गए हैं, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। और इलेक्शंस आने वाले हैं इंडिया के अंदर। मोदी साहब तो इंडिया का नाम भारत रखने वाले हैं इस हफ्ते। एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन भी वहां पे बुलाया गया है इस हफ्ते 5 दिन का, जहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट वो बिल्कुल, और अपने अंदरूनी मामला बिल्कुल मोदी अमेरिकी हुक्म पर और शायद कुछ दोस्त ममालिक के हुक्म पर हमने भारत को अपना आका तस्लीम कर लिया है। नाजरीन, भारतीय खुफिया एजेंसी ने मुबैना तौर पे हरदीप सिंह को कनाडा में कैनेडियन सॉइल पे कत्ल करवा दिया। ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा, ये इल्ज़ाम कनाडा के अपने प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर लगाया है। और एक्शन इतना बड़ा लिया गया है कि भारतीय सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया गया। इसके जवाब में भारत ने बजाय इसके कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन करते और एक्सप्लेन करके बताते कि हमारा कोई हाथ नहीं है, भारत ने भी बदला लेते हुए उनका सफीर मुल्क बदर कर दिया है। ये हाई तरीन टेंशन हैं जो कभी भी किसी मगरबी मुल्क और इंडिया के दरमियान हुई हैं। मेरे ख्याल में कम से कम मेरी मेमोरी अगर सही सर्व कर रही है तो कभी नेटो का भी मेंबर है और कनाडा क्योंकि अमेरिका के साथ करीब तरीन इत्तेहादी है, तो अमेरिका के लिए भी कनाडा को अकेले छोड़ना तकरीबन मुमकिन नहीं है। हालांकि भारत स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका का और यूरोप का भी। तो इसकी मैं आपको दूसरी एक जहत बताने की कोशिश करता हूं। नरेंद्र मोदी, मेरी जाती राय है कि अब आलमी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक इस्तेमाल किया हुआ मोहरा बन चुका है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जहां भारत को लेके जाना चाहती है, जिस लेवल पे लेके जाना चाहती है, वहां आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को भारत में एक पढ़ी लिखी, ग्रेसफुल, दुनिया के सामने बोल सकने वाली ऐसी लीडरशिप चाहिए जिसका कोई स्टैचर हो। और इसके लिए भी हो सकता है कि इतना बड़ा रिएक्शन आया हो। यस, ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि कनाडा एक सॉवरेन कंट्री है। अपनी सॉवरेनिटी जिस पे उन्होंने कहा है कि हमला हुआ है, हमारी खुद मुख्तारी पे, हमारी आज़ादी पे हमला हुआ है, ये और बिल्कुल दुरुस्त कहा है। यहां तक तो बात समझ आती है कि हमला हुआ है, रिएक्शन आना भी चाहिए, सफीर को निकालना भी ठीक है। लेकिन ये जो दूसरी साइड है ना, इसको भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स मोदी भारत में कर रहा है और मोदी को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, तो ये माइनस मोदी की भी कोशिश हो सकती है ओवरऑल कि इतना आर्मी प्रेशर बन जाए, क्योंकि द बक स्टॉप्स एट द टॉप। मोदी हेड ऑफ स्टेट है, मोदी के ही फैसले हैं। तो अगर ये डायरेक्ट लिंक होता है तो आप जरा सोचें कि जब तुर्की में एक सऊदी नजाद अमरीकी सहाफी जमाल खशोगी को कत्ल कर दिया गया था, तो मोहम्मद बिन सलमान जैसा ताकतवर बंदा भी अमेरिका को राजी नहीं रख सका था। दिखावे के लिए सही, पर्दे के पीछे कुछ और चलता हो बेशक, अमेरिका को भी नाराजगी रखनी पड़ी थी मोहम्मद बिन सलमान से। यह वाकया उससे बड़ा है। बड़ा कैसे है? वो सऊदी नजाद अमेरिकी शहरी था, लेकिन कत्ल उसका तुर्की में हुआ था। यहां भारतीय नजाद कैनेडियन शहरी है जिसका कत्ल कनाडा की ही सरजमीन पे हुआ है। अब आप इमेजिन करें कि जमाल खशोगी का कत्ल अगर तुर्की के बजाय अमेरिका के अंदर होता तो फिर कैसा रिएक्शन देना पड़ता अमेरिका को सऊदी अरब के खिलाफ, खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ। तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये बहुत बड़ा वाकया है कि क्यों। आज से सिर्फ 2 साल पीछे चले जाएं, इमरान खान की हुकूमत होती और भारत ने आलमी सतह पे इतना बड़ा ब्लंडर मारा होता, तो आज सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड चल रहे होते, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस एक्टिव होता, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इस पर बोल चुका होता कि हम दुनिया को समझा रहे थे कि भारत रियासती दहशतगर्दी करता है, तो आपको समझ नहीं आ रही थी। अब इनकी रियासती दहशतगर्दी आपके मुल्कों में पहुंच गई है। आप समझ जाएं कि मोदी का नजरिया क्या है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान से किसी ने चूं तक नहीं की अभी तक। यह रजीम चेंज ऑपरेशन का एक और बड़ा सबूत है।